अब देखो मेन बात क्या है कि अपन ने एक एक चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखना चालू किया। ठीक है कि सर सबसे पहले अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ ही प्रॉमिस वाला पार्ट भी कवर हो गया। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट लाके जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। कि सर ये वाला पार्ट आपके कवर हो चुका है, ट्री का लेफ्ट हैंड साइड कवर हो चुका है। एन एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ट्री का लेफ्ट हैंड साइड कवर हो गया है। आज से हम ट्री का राइट हैंड साइड कवर करना चालू करेंगे। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सिएबल व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract. An agreement has not been declared as void agreement under the law. ये पांच चीजें पांचों की पांचों होनी चाहिए, तब वो वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा, तब वो ऐसा एग्रीमेंट होगा जो लीगली एनफोर्सेबल होगा और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो सर देखो, एक चैप्टर बन जाता है तुम्हारा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का, एक चैप्टर बन जाता है फ्री कंसेंट का, एक चैप्टर बन जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन का, और एक चैप्टर बन जाता है तुम्हारा वॉइड एग्रीमेंट का। ये चारों पोर्शन जो है ये तुम्हारे कवर किए हुए हैं चैप्टर जो नेक्स्ट है एक साथ, मेरा नोट्स का चैप्टर नंबर 4 और मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 3। तो सर ये वहां पर एक साथ कवर किए हुए हैं, एक ही चैप्टर में सब कुछ बता दिया है उन्होंने, वॉइड एग्रीमेंट को छोड़ के, सॉरी। तो सर अपने को क्या क्या कवर करना है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन और वॉइड एग्रीमेंट्स। आज पहला पार्ट अपन करना चालू करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये बात आप सबको ध्यान है दैट अ पार्टी इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जब एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेजर एजेड पर्सन है, जो कि साउंड माइंड का है, और हु हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। यानी कि सर तीन बार अ पर्सन, यदि उस पर्सन के पास में तीनों क्वालिटीज हैं, ही इज अ मेजर एजेड पर्सन, नंबर वन, नंबर टू ही इज ऑफ साउंड माइंड, and number three he has not been disqualified from law from entering into that particular kind of contract, then the person is said to be, then the person is said to be a competent person to make a contract। आइए थोड़ा सा इसका समझते हैं कि सर मेजर एजेड, वैसे तो अपन सब जानते हैं कि सर मेजोरिटी की एज जनरली 18 साल होती है। जैसे ही 18 साल का कोई होगा वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेगा, वो अपने बिहाफ पे एग्रीमेंट्स बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होगा। लेकिन सर हर चीज के लिए 18 साल जो होती है वो सही, मतलब हर चीज के लिए ये कॉम्पिटेंट हो जाए हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ये जरूरी नहीं है। तो सर मेजोरिटी की एज क्या होगी कि सर वैसे तो एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, वैसे तो एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट मेजोरिटी की एज जनरली तो 18 साल ही होती है। लेकिन सर जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस हिसाब से जो भी मेजोरिटी की एज होनी चाहिए वो होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody इज एंटरिंग इनटू अ मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो फिर सर क्या होनी चाहिए लड़के के लिए? आप लोग भी बोलते हो दोनों के लिए 21 हो गई है, मेरे को नहीं समझ में है ये। तो लड़के के लिए मैन विल बी, द बॉय विल बी ऑफ मेजर एजेड व्हेन ही इज ऑफ 21 इयर्स एंड द गर्ल विल बी मेजर एजेड व्हेन शी इज ऑफ 18 इयर्स। तो सर हो गई ना, देखो चेंज हो गई मेजोरिटी की एज। ठीक है, तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस हिसाब से आपकी मेजोरिटी की एज होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सर वैसे तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट ने बोला है कि सर 18 साल के अपन होते हैं तो जनरली आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। लेकिन सर इधर मेजोरिटी एक्ट में भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। क्या? कि सर एक कोर्ट ऑफ वार्ड करके चीज होती है, कोर्ट ऑफ वार्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड होता है, मान लो मास्टर एक्स है, मास्टर एक्स मींस माइनर एजेड पर्सन है, इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो कोर्ट ने क्या है, कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट कर दिया, लीगल गार्जियन अपॉइंट कर दिया, यार सीधे सीधे उसमें बोलूं तो। ठीक है, तो लीगल गार्जियन अपॉइंट कर दिया।
मास्टर एक्स के लिए खुद कोर्ट ने। तो सर इन मास्टर एक्स को 18 साल पे मेजर नहीं माना जाएगा। इन मास्टर एक्स को जब ये 21 साल की उम्र अटेन कर लेंगे तब मेजर माना जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शंस खुद अलग अलग जगह पे आए हुए भी हैं कि सर ऐसा बच्चा जिसके लिए कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट किया गया है, लीगल गार्जियन अपॉइंट किया गया है, उसके वो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन कब ले सकता है कि सर जब मेजर होगा। मेजर कब होगा कि सर उसके लिए 21 साल बोला गया है, उसके लिए 18 साल नहीं बोला गया है। क्योंकि एक देखो, लॉजिक आपको अपने को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोग यदि समझो तो एक बच्चा जो हर समय माँ बाप के पास में, माँ बाप के सानिध्य में रह रहा है, माताजी पिताजी के सानिध्य में, उसका मेंटल डेवलपमेंट और एक जो किसी और के देख रेख में रह रहा है उसके मेंटल डेवलपमेंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा, उस मेंटल एप्टीट्यूड को अटेन करने में थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो सर ये हो गया 21 साल, जैसे लीगल गार्जियन कहीं पर अपॉइंट किया है तो। अच्छा, यदि कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो लीगल, तो या लीगल गार्जियन बनना चाहता है, कैसे भी बोल लो इसको, तो सर है ना, क्या 18 साल का बच्चा खुद 2-4 साल के बच्चे को ऑप्ट करे, क्या ये अच्छी बात सही बात रहेगी यार? उसका वो ध्यान ही नहीं रख पाएगा। अगेन 21 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम इतने हो गए तो ही आप। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वैसे मेजॉरिटी की एज उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सर एज ऑफ मेजॉरिटी, तो बेसिकली तो 18 ही लिखना है, लेकिन सर आगे क्या लिखा हुआ है? एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। जैसा भी चीज का रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस हिसाब से रिलेटेड जो एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए वो। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। दक्ष अग्रवाल, यस सर। कुछ अच्छी आदतें हैं तेरे में? सर अच्छी आदत है, मतलब सर मैं खुद की, मेरी जल्दी मुंह उठ से, जाता हूँ। अपने ही मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं सर? ऐसा सोच रहे हैं क्या? हाँ। हाँ, ठीक है। अच्छी आदतें मतलब सिगरेट विगरेट पीता है? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं सर, नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, घर से बाहर निकलवाओगे, घर पे अटेंड करता हूं मैं, ठीक है। अच्छी आदतें मैं क्यों पूछा, उसका इस पॉइंट से कनेक्शन है। क्या दक्ष अग्रवाल लिकर कंज्यूम करता है? नहीं सर, सर मैं अभी नो सर। 18 साल का नहीं हुआ हूं, मैं बच्चा हूँ, बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं है तो चलो सर। पॉइंट क्या है? a person is having the capacity to contract या competency to contract if he is a major aged person, number one. number two, if he is of sound mind. साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब होता है कि सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो बना रहा है, ध्यान से समझना, ये यदि लिखने को आ गया ना, आज दिन तक आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन अब जैसे गूगली क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, डिटेल्स में पूछने लग गए हैं भैया। मैं बैठ के मार्कशीट एनालिसिस कर रहा था कुछ लोगों की, भाई साहब 40, 42, और एक मार्कशीट तो ऐसी देखी जिसमें अकाउंट्स में 90, सर इकोनॉमिक्स में 92, एक और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में 87, ऐसा कुछ, और मैं और लॉ में 39। अरे बाप रे, टोटल 350 के आसपास या 325 के आसपास आ रहा था, और ये एक नंबर लॉ के पेपर में डब्बा गोल हो गया उनका एक नंबर से। और टोटल कितनी, 300+। भाई साहब मतलब देख के है ना, टीचर को ही अजीब सा महसूस होने लग गया। तो लॉ इज दी, लॉ विल बी द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट विच विल डिसाइड योर फेट इन द फाउंडेशन। तो सर साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही हमको बंदा साउंड माइंड का चाहिए। उसके पहले वो अनसाउंड माइंड का है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद में वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। A person is said to be of sound mind. Second point, a person is said to be of sound mind if at the time of making the contract, he or she is able to understand, he or she is able to understand
the implications of making that contract on his own interests. वापस पढ़ो, एक बंदा साउंड माइंड का कब कहलाता है? इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही is able to understand the implications of making that contract on his own interest. यदि मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊं आपको, तो एक बंदा साउंड माइंड का तब कहलाता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो इस बात को भली भांति समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है। जैसे कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का आदमी एनालाइज कर लेता है कि यदि मैं ये काम करूंगा तो उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव, मेरे इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसी तरीके से a person is said to be of sound mind if at the time of making the contract he or she is able to understand the implications of making that contract upon his own interest. क्या ये बात भेजे में घुस गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? नीव, महक, बाकी लोग समझ में आ गई क्या? यस पूंजी Yes, मैडम, sir. पूंजी मैडम कहाँ पर हैं? यहाँ पर घर पे हो? चलो यार, घर बड़ा ही निकट है, तो चलो आओ समझते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि अपना, चलो दक्ष अग्रवाल का ही आज नाम आया तो दक्ष अग्रवाल से ही चालू करते हैं। दक्ष अग्रवाल जो है वो है 18 साल का, ठीक है, कहीं गोद वोद भी नहीं गया हुआ है, कोर्ट ऑफ वार्ड भी अपॉइंट नहीं हुआ हुआ है, इसके बिल्कुल अपने माँ बाप के पास में ही रहता है। अब दक्ष अग्रवाल मान लो एक दिन लीकर कंज्यूम किया हुआ है, इसके पिताजी ने इसको बहुत जोर से डांट लगाई, पढ़ाई धड़ाई करते हो नहीं, ये गम में आ गया बेचारा, इसने लिकर कंज्यूम कर लिया, ये सच्ची में मत कर लेना, ठीक है, लिकर कंज्यूम कर लिया इसने। तो जब तक उस लिकर का नशा है, जब तक उसका लिकर का नशा है, ये बंदा साउंड माइंड का नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो नशे की हालत में ये समझ ही नहीं पाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो बना रहा है, जो वो साइन कर रहा है, उसका उसके खुद के इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हो गया ये अनसाउंड माइंड का हो गया ना। कैसे अनसाउंड माइंड का हो गया सर? टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड, टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड। जब नशा उतरेगा तो वापस साउंड माइंड का हो जाएगा, तब वापस समझ में आने लग जाएगी, तब वापस कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। जब तक नशे की हालत में है और इसको समझ में नहीं आ रहा है, नशे की हालत में भी यदि इसको समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, अभी तक पूरी चढ़ी नहीं है इसको, ठीक है, नशे की हालत में भी यदि इसको समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है तो एक अलग बात है, ठीक है। नशे की हालत में भी यदि इसको नहीं समझ में आ रहा है, सो ही इज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड। जब तक नशे की हालत में है तब तक इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, ये इनएलिजिबल है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जब तक लिकर कंज्यूम का इसके प्रभाव है तब तक इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, उससे बाद में बना सकता है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? At the time of making the contract, the person should be of sound mind. Yes, हमारी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? यस सर। तो नशे में इंटॉक्सिकेटेड पड़ा है, उससे पहले नहीं बनाना है, उससे बाद में नहीं बनाना है। ये उससे पहले बना सकता है, उससे बाद में बना सकता है। जब तक ये अनसाउंड माइंड का है तब तक ये इनएलिजिबल है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। When a person is said to be of sound mind, ये मैं आपको बता चुका हूं, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का अपने हितों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको प्रॉपर्ली समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है। नंबर 1। आ जाओ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सर हमारा नीम मुरार का है, ठीक है, नीम मुरार का कहां पर है? इंस्टीट्यूट में बैठा है सर, सुन रहा है, ठीक है। हाँ सर। नीम मुरार का को है ना पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या रे? सर ऐसी ऐसी बातें मत करो, वो भी दीपावली पे। तो सर नीम मुरारका को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, तो उस दौरान ये अनसाउंड माइंड का है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? नहीं सर। उससे पहले दौरा नहीं पड़ रहा है तब ये साउंड माइंड का है, तब ये भले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाए। दौरा पड़ने के बाद में ये वापस साउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है, तब ये बनाए। मतलब जोन क्या होनी चाहिए? आप साउंड माइंड की जोन में होने चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं।
टेम्पररीली अनसाउंड माइंड का हो जाता है दिन में 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अभी न्यू मुरार का है, न्यू मुरार का नहीं, अब ये नमित पे है। नमित, नमित यही यस सर। चला गया। हाँ, नमित क्या है, ल्यूनेटिक असाइलम में है। ल्यूनेटिक असाइलम क्या होता है नमित? नहीं मालूम सर। अरे पागल खाना। ल्यूनेटिक कौन ऐसा होता इतना है? ल्यूनेटिक कौन इतना होता सोलो है? वर्ड नहीं आता है सर। क्या? इतना भी नहीं आता है सर, क्या होता है? ठीक है, अब तो पता पड़ गया। यस सर। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक कौन होता है? पागल होता है। ठीक है, तो ल्यूनेटिक असाइलम मीन्स पागल खाना। तो इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है नमित के साथ में, कि सर ये परमानेंटली इसका दिमाग खराब है। परमानेंटली, कभी भी दिन में थोड़े टाइम के लिए भी सही नहीं होता है, या पूरे टाइम हमेशा ही पागलपंती की हरकतें करता रहता है। तो क्या नमित कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? इज ही एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, ये कभी भी साउंड माइंड का नहीं होता है। लाइक अ पर्सन हु इज एन इडियट। आप लोग अपने दोस्तों को मजाक मजाक में इडियट बोलते रहते हो कि इडियट है क्या, जबकि इस शब्द का एक मीनिंग है कि सर ऐसा आदमी जिसकी मेंटल फैकल्टीज पूरी डेवलप ही नहीं हुई हो। इतना सा एक नॉर्मल आदमी के ब्रेन में यदि इतने सारा ग्रे मैटर है, इसका इतना सा ग्रे मैटर होएगा, तो इसकी मेंटल फैकल्टीज पूरी डेवलप ही नहीं हुई है, तो सर उस आदमी को हम साइंटिफिकली इडियट बोलते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को इडियट विडियट बोलने से पहले समझो उसका मतलब क्या है। तो सर अब नमित जो है वो यूनाइटेड असाइलम में हमेशा ही पागलपन की स्थिति में रहता है, तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा? नो सर, सिंस ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज नॉट एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यदि ऐसा है कि 24 घंटे में से नमित 4 घंटे तो बिल्कुल सही रहता है, हो जाता है दिन में 12 से 4 ऐसा समय आता है जब ये बिल्कुल सही हो जाता है, बाकी के 20 घंटे ये पागलपन की स्थिति में रहता है। तो सर ये जो 4 घंटे की ये जो स्थिति है, इसमें ये साउंड माइंड का कहलाएगा। इस समय ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, बाकी के टाइम में नहीं बना सकता है। तो सर कहने का मतलब है हमें तो बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है सर, साउंड माइंड परमानेंटली साउंड माइंड का हो सकता है आदमी हमेशा, तब तो वो कभी भी बनाए। टेम्पररीली अनसाउंड माइंड का हो सकता है जब इंटॉक्सिकेटेड हो, उसने कोई दारू वारू पी हुई हो, या फिर उसने कोई वीड कंज्यूम किया हो। वीड मतलब या ये चरस गांजा जिसको अपन बोलते हैं। तो टेम्पररी अनसाउंड माइंड का है, उस दौरान नहीं बनाना है, बाकी टाइम बना लो जब आप साउंड माइंड के हो। ठीक है, आप टेम्पररीली ऑफ साउंड माइंड के हो सकते हो। दिन में 20 घंटे तो आप पागल रहते हो, लेकिन 4 घंटे आप एकदम सही रहते हो, तो उस 4 घंटे जब आप साउंड माइंड के हो तब आप बना सकते हो। एग्जाम में ऐसे ही फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने ड्रंकन किया हुआ है, ड्रंकन स्टेट में नहीं बनाना। आपने चरस गांजा फूका हुआ है, उस स्टेट में नहीं बनाना, क्योंकि आप टेम्परली ऑफ अनसाउंड माइंड के हो गए हो। तो जो भी स्थिति हो, हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड if at the time of making the contract he can understand its implications of making that contract upon his own interests, एनालाइज कर सकता है। क्या ये सेकंड बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। मेजर एजेड होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक लास्ट बात और रह गई। सर एक बंदे ने अनसाउंड माइंड की स्थिति में भी कोई एग्रीमेंट बना लिया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में भी कोई एग्रीमेंट बना लिया, लेकिन यदि वो एग्रीमेंट उसके बेनिफिट कर रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कहला सकता है। सर अभी तो आपने पढ़ा है अनसाउंड माइंड की स्थिति में नहीं बनाना है। हाँ नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, इससे उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट में भी कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहा है जिससे उसका भला हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो फिर हम उसको बाकायदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कोर्ट टू कोर्ट बेसिस पे। एक छोटी सी लाइन थी बस जो मैंने आपको बता दी कि सर यदि उसके बेनिफिट के लिए है, तो फिर वो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। एवरी पर्सन इज competent to contract who is of the majority aged, who is of sound mind and has not been disqualified from contracting
अंडर एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ है। पर्टिकुलर लॉ जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी लॉ है उसके हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4-5 चीजें पढ़नी है अपने को, 1 2 3 4 5, क्या क्या चीजें पढ़नी है वो बताता हूँ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक मिनट, हाँ ये देखो 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखो कॉन्विक्ट्स। हु आर कॉन्विक्ट्स? पूंजी जैन, कॉन्विक्ट कौन होते हैं? कुछ बता सकती है? अरे पूंजी जैन, पूंजी तो जैन, एक सेकंड। पूंजी जैन, ये जो है ना पढ़ाई का टाइम है, इसको इधर उधर मत खर्च करो कि आपने अपना मीटिंग तो ज्वाइन कर लिया बट यू आर नॉट फिजिकली, यू आर मेंटली एब्सेंट फ्रॉम दिस प्लेस। डोंट डू दैट। इफ यू आर इन अ मूड, लेट मी क्लोज द क्लास। यदि आप लोग को नहीं पढ़ना है तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ भाई। नहीं सर, सॉरी। कॉन्विक्ट्स कौन होते हैं भैया? कौन बता सकता है? हु आर मैं बता कॉन्विक्ट्स? हाँ बताओ भाई। तो वो जो क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल, क्रिमिनल्स। कोई क्रिमिनल। ओके, कोई क्रिमिनल हो सकता है, पास में पहुंच गई है। चलो अपन सलमान खान से समझते हैं इस चीज को। सलमान खान ने जोधपुर में आके हिरण मारा था, याद है आपको? लॉरेंस बिश्नोई उसको धमकी दे रहा है, अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है। डू यू, आपको इस केस की रूट्स पता है कहां पर है? सलमान खान ने जोधपुर में आके ब्लैक बक का शिकार किया था। ब्लैक बक मींस काले हिरण का। नाउ देर इज अ कम्युनिटी इन जोधपुर और इन राजस्थान बाय द नेम ऑफ बिश्नोईज। बिश्नोई कम्युनिटी है यार। तो ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये ब्लैक बक को और इन सब की पूजा करती है, इनफैक्ट बहुत ध्यान रखती है। ठीक है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसीलिए सलमान खान को बोला माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे को जैसे अभी उड़ाया एक बाबा सिद्दीकी करके एक कोई पॉलिटिशियन है उनको, वैसे तुम्हारे को भी उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो सर अब बात ये है, इतने टाइम तक कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, सलमान खान पे आरोप लगाए गए हैं, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं कि हाँ सही में सलमान खान नहीं मारा है। तो सर ही इज अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल मतलब इनके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन यदि ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई सारे गवाहों और सारे सबूतों के मद्देनजर ये प्रूव हो जाता है, जज सेटिस्फाई हो जाता है कि सलमान खान ने ही मारा है, तो फिर सलमान खान जो है उसको कॉन्विक्ट कर दिया गया, मतलब बोल दिया गया यू आर गिल्टी, नाउ यू आर बीइंग सेंट टू जेल। कॉन्विक्ट कर दिया गया, यू आर कॉन्विक्ट, यू आर गिल्टी। ठीक है, तो सर अब कहने का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर इल्जाम प्रूव हो गए और जेल में डाल दिया वो हो गया कॉन्विक्ट। तो जब तक वो जेल में रह रहा है तब तक वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए इनएलिजिबल है। यस और नो? ये बात तो अपन ने कल परसों भी तो डिस्कस करी थी। किस रेफरेंस में डिस्कस करी थी भाई? किस रेफरेंस में डिस्कस करी थी नेतन? नेतन, हाँ सर। किस रेफरेंस में डिस्कस करी थी अपन ने कि जेल में रहने वाला नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है? एक सर कुछ याद नहीं। एक कुछ पढ़ा था, टाइम बार डेट। हाँ सर। टाइम बार डेट में क्या होता है? यदि आपने 3 साल में पैसा वसूलने के लिए कोर्ट में केस नहीं किया तो फिर वो डेट कैसा बन तो जाएगा? फिर टाइम बार डेट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? यस सर। जो आदमी जेल में पड़ा हुआ है उसके लिए ये टाइम बार्ड वाला पीरियड पॉज हो जाता है या नहीं हो जाता है? जब तक वो जेल में, जब वो जेल से बाहर निकलता है तब वो वापस प्ले बटन दब जाता है कि सर टाइम बार्ड डेट
का गिनती अब चालू होगी जब ये जेल से बाहर आएगा बचे हुए दिनों की, ठीक है। तो जेल में रहते हुए तो ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता। जेल में रहते हुए पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेम्पररी सस्पेंड हो जाएंगे, टाइम बार्ड नहीं होंगे। खुश होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि नेथन रिबेरियो जेल चला गया, नेथन रिबेरियो जेल गया, कोई इसने मर्डर वर्डर कर दिया था किसी का, तो और इसने नीम मुरारका ने इससे पैसे उधार ले रखे थे, तो नीम मुरारका को खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये जेल गया, 3 साल में मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगा, 7 साल के लिए अंदर गया, 3 साल में मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगा। तो जब 3 साल में मेरे पे केस नहीं कर पाएगा तो ये टाइम बार्ड डेट हो जाएगा, फिर तो वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो नीम मुरारका को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बार्ड वाला जो पीरियड है वो पॉज हो गया है, बाहर निकलने पे वापस प्ले होने लगेगा। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर कॉन्विक्ट्स लोग हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए इनएलिजिबल है। इंसॉल्वेंट आदमी कौन सर? जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, जो कर्जा, कौन इंसॉल्वेंट घोषित करता है कि सर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कराना पड़ता है। इंसॉल्वेंट आदमी जो होता है उसकी प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाती है कि सर ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली जाती है। ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली जाती है तो सर इंसॉल्वेंट आदमी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने को इनएलिजिबल हो जाता है। इंसॉल्वेंट आदमी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने को क्या हो जाता है? इनएलिजिबल हो जाता है, ठीक है। बाकी का तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है वो। बाकी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कि सर कहीं जॉब करना है तो सर ऑफर लेटर साइन करना पड़ेगा ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जो भी जॉब दे रहा है उससे। तो सर बाकी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने को वो नहीं कर सकता। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में इंसॉल्वेंट ओनली रिलेटेड टू हिज प्रॉपर्टी डिस्क्वालिफाई होता है, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है। नेक्स्ट, कंपनी या कॉर्पोरेशन को डिस्क्वालिफाई किया गया लॉ से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। क्या ऐसा बोलूं तो सही होगा पूंजी जैन? ऐसा बोले तो सही होगा क्या कि कंपनी या कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते हैं? आर दे नहीं। नहीं, गलत बात होगी। दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो फिर ये बता पूंजी जैन कि कंपनी या कॉर्पोरेशन किस दायरे में कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं? यदि कोई एक कंपनी है वो किसके रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है? बता। सर किसके रिलेशन आ गए? एज इन कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, किस सब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है कोई कंपनी? बिजनेस। जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है केवल वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है। इसके बाहर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दे आर डिस्क्वालिफाइड। यदि बना भी देते हैं तो अपन ने क्या पढ़ा है? वॉइड एग्रीमेंट होगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होगा। कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए बनी है, तो ये केवल और केवल कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए एलिजिबल है कि सर सीमेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए एलिजिबल है। ये कंपनी यदि टॉयज ट्रेडिंग का कोई एग्रीमेंट बना लेती है तो वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, ये कंपनी डिस्क्वालिफाइड है ऐसे एग्रीमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात मेंशन करी ही नहीं गई है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा जिसके साथ में भी बनाया गया है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। ये बात अपन ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है बताइए सभी जने? कंपनी या कॉर्पोरेशन डिस्क्वालिफाइड के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाने को डिस्क्वालिफाइड है। इसका मतलब ये है केवल एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, बाकी नहीं बना सकती। गॉट द पॉइंट? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? नेतन, नीव, महक, नमित और यस नीव के साथ में जो 2 जने और बैठे हैं उनको भी समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट, फॉरेन सॉवरेन्स। हु आर फॉरेन सॉवरेन्स? आपने सुना है ना, एक कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए इस देश की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर फॉरेन एम्बेसडर्स भेजती है। सुना है? फॉरेन एम्बेसडर, ठीक है, एंड डिप्लोमैट्स, डिप्लोमेटिक पीपल हु आर ऑन डिप्लोमेटिक पोस्ट्स, ठीक है। तो अब बात यह है
मान लो अमेरिका ने मिस्टर डोनाल्ड को भेजा, कोई एक मिस्टर डोनाल्ड है, उन डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, दूसरे डोनाल्ड को यहाँ पर भेजा इंडिया में कि जाओ आप इंडिया के आप अमेरिका को रिप्रेजेंट करोगे इंडिया में, सो यू आर द फॉरेन एम्बेसडर ऑफ यूएन यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है साहब, डोनाल्ड साहब इंडिया आ गए। ठीक है, डोनाल्ड साहब इज अ पर्सन हु इज फॉरेन एम्बेसडर और अ फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन, वहां की सरकार ने भेजा है यहाँ पर। तो क्या ये इंडिया में अब इनको घर सेटअप करना है, फर्नीचर वर्नीचर खरीदना है वगैरह, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते कोई भी इंडिया में? सर कॉन्ट्रैक्ट्स तो बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यदि मिस्टर डोनाल्ड ने, मान लो हमारे नीव मुरारका ने सीए बनने के बाद में फर्नीचर हाउस खोला तो नीव मुरारका के साथ में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सर बिल्कुल बना सकते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मिस्टर डोनाल्ड नीव के साथ में फर्नीचर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ही इज इनएलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कल को इन्होंने नीव का पैसा नहीं चुकाया, ठीक है, इतने बड़े आदमी ने, तो नीव को क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर केस करना पड़ेगा। यदि आप किसी फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन के ऊपर केस कर रहे हो तो वो आप उस कंट्री को चुनौती दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उसकी इज्जत पे आप बट्टा लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? यस सर। तो सर कॉन्ट्रैक्ट्स तो बना सकते हैं मिस्टर डोनाल्ड, फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेट्स इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन सर कल को उनके ऊपर केस करने की जरूरत पड़ गई तो वो नीव के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। या तो पहले इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे इन पे केस करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जूते घिस जाएंगे, लेकिन चक्कर काट काट के जूते घिस जाएंगे, लेकिन आपको कोई परमिशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये एक अलग ऑफ द ट्रैक बात बता रहा हूँ। या फिर खुद मिस्टर डोनाल्ड अलाउ करें, हाँ मेरे ऊपर केस चलाओ, तो फिर इनके ऊपर केस चल सकता है। क्या वो ऐसा होगा? नहीं होगा। तो सर ये इनएलिजिबल तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हैं सर, लेकिन जरूरी बात क्या है कि सर यदि इनके ऊपर कल को केस करने की जरूरत पड़ गई तो बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इन पे केस करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बात समझ में आ गई कि यस सर, ये इम्यूनिटी जो है, जो पुराने किंग्स और क्वींस होती हैं उनको अवेलेबल नहीं है। कई जगह आज भी किंग और क्वीन जो है उनका मामला चल रहा है ना सर, उनको नहीं है। दिस इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली टू फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमैट्स। दूसरी बात, तीसरी बात और बहुत ही जरूरी बात, यदि मिस्टर डोनाल्ड बैठे यूएस में ही है या फिर इंडिया में है, लेकिन खुद ने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, इन्होंने अपॉइंट कर दिया एक नेथन रिवेरियो नाम के आदमी को कि मेरे बिहाफ पे जाओ फर्नीचर खरीद के लाओ, यानी कि एजेंट के थ्रू सारे काम कर रहे हैं नीव के साथ में। ठीक है, तो सर अब नीव का काम आसान हो जाएगा। वो एजेंट पे तो मर्जी है जब केस ठोक सकता है, उसके लिए उसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं, इधर उधर की जरूरत नहीं है। तो किसी फॉरेन डिप्लोमैट के यदि आप एजेंट बन रहे हैं इंडिया में तो बहुत सोच समझ के बनिएगा, वो तो पीछा छुड़ा ले जाएंगे, फंसोगे कौन? आप फंस जाओगे। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई आपको इन रिलेशन टू फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेटिक पर्संस? सर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन केस करने की जरूरत पड़ गई तो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, एलियन एनिमी। कौन होते हैं एलियन एनिमी? कि सर एलियन एनिमी वो होते हैं, एक तो होता है वर्ड एलियन, इंडिया के कंटेक्स्ट में ऑस्ट्रेलियन इज एन एलियन, पाकिस्तानी इज एन एलियन, यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन इज एन एलियन, न्यूजीलैंड का सिटीजन इज एन एलियन। तो सर एक तो होता है वर्ड एलियन जो इस जगह का सिटीजन नहीं है, इंडिया का नहीं है, वो वर्ड हो गया एलियन। एक होता है एलियन के साथ में वर्ड एलियन एनिमी। हर एलियन एनिमी नहीं होता है भैया। कौन से एलियन एनिमीज होते हैं? जिन उन लोगों की कंट्री के साथ में इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि वार डिक्लेयर कर दिया है। एलियन कौन? सर ऐसा फॉरेन सिटीजन हु इज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, उसके साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, तो सर एलियन एनिमी कौन? सर इंडिया में तो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चाइना वाला, अमेरिकन सब रह रहा होगा। तो सर ऐसा आदमी जिसकी कंट्री के साथ में इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने वार डिक्लेयर कर दिया है, वो एलियन कौन हो जाएगा? एलियन एनिमी हो जाएगा। क्या उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है? नहीं सर, नहीं बनाना है, जब तक वार चल रहा है तब तक नहीं बनाना है।
सर पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा सर, वो सस्पेंड हो जाएंगे जब तक वार चल रहा है, या तो सस्पेंड हो जाएंगे टेम्परली या परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएंगे। वार खत्म होने के बाद में बना सकता है क्या? यस सर बना सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जाइए घर जाइए और एंजॉय कीजिए, क्लासेस बंद करके प्रॉपरली चाबी पहुंचा देना भाई। ठीक है, Yes, sir. चलिए बाकी कल करते हैं। कल का टाइम क्या रखें एक बार बताओ ग्रुप पे, वापस ज्वाइन करो सब जने, वापस ज्वाइन करो टाइम के लिए। अभी बोलो बाय। हाँ